नमस्कार दोस्तों। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा पैटर्न 2022 विषय गणित का जो नया पैटर्न पाठ्यक्रम जो जारी किया गया था उसमें कुछ प्रश्न वालियों को कम करके नया पाठ्यक्रम जारी किया गया था इस बार। तो दोस्तों उस पाठ्यक्रम के अनुसार हम एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। जो फिलहाल हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का लघुत्रात्मक प्रश्नों का हल हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जब परीक्षा का पेपर आएगा वो पेपर किस पैटर्न के आधार पर आएगा वो भी विद्यार्थियों समझ जाओगे। उस पेपर में या उस पैटर्न के अनुसार हमारे पास जो 12 प्रश्न होंगे वो 12 प्रश्न हमारे पास वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे, जिनमें हमें ABCD या जिन्हें हम कह सकते हैं कि उनके ऑप्शनल या जो कह सकते हैं कि उनमें चारों में से एक विकल्प हमारा सही आंसर होगा, उसका चयन करके हमें उस आंसर को लिखना है। ऐसे प्रश्न 12 प्रश्न होंगे जो एक एक अंक के होंगे। तो बोर्ड परीक्षा गणित का जो पाठ्यक्रम था उसका वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। उस पैटर्न के अनुसार दोस्तों तैयारी करें। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो ये पैटर्न है, उस पैटर्न में हमने एक मॉडल पेपर लिया जिसका पूरा अध्ययन हम 2 या 3 वीडियो के अकॉर्डिंग पूरे पेपर को सॉल्व करके वीडियो अपलोड करके आपके के पास पहुंच जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों गणित से संबंधित मेरे ये जो टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो फिलहाल अब वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं, 31 मार्च से अपनी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। तो उनकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरा जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों फिलहाल के जितने भी पैटर्न चलेंगे, जो भी कंसेप्ट क्लियर होगा वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ही यानी 10वीं कक्षा का गणित विषय का पैटर्न हम लेकर चल रहे हैं। उसका टोटल सिलेबस परीक्षा तक आपको निश्चित पूरा करवा दूंगा और दावा करता हूं कि कोई भी विद्यार्थी इस को देखने के बाद या इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब भी वीडियो आप देखेंगे तो हर एक नया पैटर्न सीखेंगे। तो आपके गणित विषय का सफलता की गारंटी मेरा ये चैनल लेता है। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज प्रारंभ करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल किस प्रकार से किया जाता है, उनका आंसर किस प्रकार से दिया जाता है। तो जो पहला प्रश्न इसमें दिया गया था जो कि ऊपर लिखा हुआ है, परिमेय संख्या 129 बटे 2 की घात 5 गुणा 7 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हमने ये कहा था कि जब 2 की घात m या 5 की घात n या 2 की घात m गुणा 5 की घात n अगर आ जाती है तो वह संख्या शांत दशमलव होती है। शांत दशमलव, जिसका पूरा वीडियो मैंने आप बना रखा है कि शांत अशांत अनावर्ती, शांत अनावर्ती अशांत, तो उनका जो जिक्र किया था वो पूरे वीडियो में है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा। एक बार वो देख लें कि शांत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो इसमें जो दिया गया था हर हर में ही होता है ये हर में। तो जो हर है यहाँ जो दिया गया हर है वो 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 7 है। जो ये गलत लिखा हुआ है, जो कि ये 5 की घात 14 भी हो सकता था। तो यहाँ इसका जो अर्थ होता है वो होता है शांत। तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है उसमें ऑप्शन आएगा ए, यानी शांत दशमलव संख्या। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वह है निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो द्विघात बहुपद की सबसे बड़ी विशेषता होती है द्विघात बहुपद, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। इस पैटर्न का होता है। तो यहाँ ये अर्थ ये होता है अचर की अधिकतम घात, अचर की अधिकतम घात 2 होती है। तो जिसमें अचर की अधिकतम घात 2 होती है वह द्विघात होता है। तो हमारे पास a में जो दिया गया x² ये द्विघात है, b में दिया गया x² माइनस 4 ये भी द्विघात है, x² प्लस 4x प्लस 4 c में दिया गया ये भी द्विघात है, लेकिन d में दिया गया x की पावर 3
यानी एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो यहाँ हम इसको ऑप्शन हमारा आ जाएगा इसका द, क्योंकि ये द्विघात बहुपद नहीं है, तो इसमें नहीं यही पूछा था। तीसरा जो प्रश्न है वो है निम्न रेखिक समीकरण युग्म के हल हैं। तो हमारे पास जो समीकरण दिया गया था वो x प्लस वाई बराबर 2 और दूसरा समीकरण दिया गया था x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 4, सॉरी पहले वाला दूसरी जगह लिखा गया x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। तो ये समीकरण हमें दिया गया था। तो दोस्तों इस समीकरण का हल हम कैसे करेंगे? विलोपन विधि सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें y से y स्वतः ही कट रहा है, तो जोड़ने पर, जब स्वतः ही कट रहा है तो जोड़ने पर y से y कट गया तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3, क्योंकि ये इधर से इधर संख्या कट कर आ जाएगी, 2 इधर से इधर भाग में गया तो x बराबर 3। तो x बराबर 3 हमारे पास पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, m में x बराबर 3 y बराबर 4 1 और x बराबर 1 y बराबर 3 x और बराबर y बराबर 2 x बराबर 4 y बराबर 0। तो हमारा ऑप्शन मिल गया, पहले x से ही है तो आगे करने की जरूरत नहीं है। हाँ x बराबर 3 अगर कोई और विकल्प में होता तो हम फिर दूसरे y का मान निकालते। तो जैसे ये x का मान हो गया तो x प्लस वाई बराबर 4, तो x का मान 3 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस 3, तो y बराबर 1। तो आपका ऑप्शन आ गया ए आ गया, तो इसमें ए लिख देंगे। फिर चौथा जो क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्विघात समीकरणों को हल करने की एक विधि है? तो द्विघात को हल करने की विधियां देखिए, द्विघात को हल करने की विधि, हाँ तो इस कक्षा के अनुसार हमारे पास 3 विधियां होती हैं, जिनको हम एक तो कहते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी जो विधि है चाहिए जिसको हम श्रीधर आचार्य की विधि भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। तो दोस्तों ये वीडियो अभी मैंने नहीं बना रखा, इस द्विघात समीकरण को हल करने की या द्विघात बहुपद को हल करने की जो विधि है उनका वीडियो अगले वाले कंसेप्ट में कभी भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा बिफोर एग्जाम। तो दोस्तों इसको तैयारी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधियाँ वो उपरोक्त सभी हैं, क्योंकि तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं। इसके बाद में समांतर श्रेणी 4 10 16 22 ये एक समांतर श्रेणी दी गई थी। इसमें हमें ये पूछा था प्रथम पद व सार्व अंतर क्या होगा? प्रथम पद व सार्व अंतर। तो दोस्तों यहाँ जो प्रथम पद है वो तो हो गया 4 और सार्व अंतर हो गया, इसमें क्या जोड़कर बनाया गया है तो प्लस के 6 प्लस के 6 प्लस के 6, तो हमारे पास सार्व अंतर आ गया प्लस का 6। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा पहला ही दूसरा ऑप्शन 4 6 यानी ब। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस प्रश्न को करते हैं और अपना आंसर कोष्टक में लिख सकते हैं। इसके बाद में जो छठा प्रश्न है वो छठा प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि 3.5 सेमी वाली त्रिज्या का वृत्त का व्यास होगा। तो 3.5 सेमी त्रिज्या, तो हमसे ये पूछा है व्यास क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि व्यास जो होता है वो 2r होता है, यानी त्रिज्या का दुगुना। तो 2 गुणा 3.5 अर्थात 7 सेमी इसका व्यास होगा, जो कि हमारे पास आंसर है बी। तो ये बी कोष्टक में लिख देंगे, हमारा उत्तर क्लियर। बिंदु -3.5 अगला जो टॉपिक है वो है बिंदु -3.5 किस चतुर्थांश में होगा? तो देखिए दोस्तों हमारे पास 4 चतुर्थांश हैं, 4 चतुर्थांश, उन्हीं को हल कर लेते हैं। तो 4 चतुर्थांश की सबसे बड़ी विशेषता, उनको याद करने का जो बेसिक तरीका है, जो पहला चतुर्थांश है उसमें आते हैं दोनों प्लस प्लस के। सेकंड जो चतुर्थांश है वो है उसमें पहला माइनस का दूसरा प्लस का, यानी x का मान माइनस का होता है, y का मान प्लस का होता है। तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस के और चौथे चतुर्थांश में पहला प्लस का दूसरा माइनस का।
तो इस प्रकार से हमारी जो संख्या होगी वो कौन से चतुर्थांश में होगी दोस्तों, ये द्वितीय में होगी, यानी सेकंड वाले के चतुर्थांश में ये स्थित होगी। इनको याद करने का जो तरीका है वो ये रहा, पहले वाले में दोनों प्लस, तीसरे वाले में दोनों माइनस। पहले और तीसरा याद हो गया। अब प्लस और माइनस के जस्ट बीच में पहले दूसरे वाले में पहला माइनस का, तो चौथे वाले में दूसरा माइनस का। क्लियर, याद हो जाएंगे दोस्तों। ऐसा प्रश्न एक बार हर परीक्षा में लगभग आता है। अगला जो प्रश्न है वो है 8वां प्रश्न। तो दोस्तों 8वें प्रश्न में ये दिया गया है कि tan 45 प्लस कोट 45 का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमने सारणी बनाना सीखा था, उस सारणी के माध्यम से tan 45 का मान उस सारणी में लिखा हुआ है। तो tan 45 का जो मान होता है 1, तो कोट 45 का भी 1, दोनों सारणी के माध्यम से जोड़ लिए, हमारा आंसर आ गया 2। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन भी आपके पास बी ही मिलेगा। कोस 90 माइनस 48 का मान क्या होता है, जो कि अभी लेटेस्ट हमने कंसेप्ट पढ़ा है। 9वां प्रश्न है, कोस 90 माइनस 48 का जो मान होता है, जो लेटेस्ट हमने एक रूल पढ़ा था कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये होता है। तो दोस्तों यहाँ कोस चेंज हो जाएगी, सी ओ हट जाएगा, एस बचेगा, 90 भी हट जाएगा, तो हमारे पास आएगा साइन 48 डिग्री। तो साइन 48 हमारे पास ऑप्शन में है, से ऑप्शन में, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा से। इसके बाद में है माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। देखो माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है लिखा हुआ 10वां प्रश्न, माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। तो सबसे पहला सिग्मा एक्स बटा एन, जो कि सामान्य औसत का ही सूत्र है, जिसको हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं, ये एक सूत्र है, पहला सूत्र सही है। दूसरा सूत्र है सिग्मा ए प्लस ए एच बटे एन, तो ये सूत्र इसका नहीं है माध्य ज्ञात करने का, यहीं क्लियर आपका आंसर हो गया ब। सिग्मा एफ एक्स बटा एन, ये समांतर श्रेणी वर्गीकृत दी जाती है, तो उस स्थिति में, और सिग्मा एफ डी बटा एन विचलन की स्थिति में माध्य ज्ञात करने के सूत्र होते हैं। अगला वाला है बहुलक किसे कहते हैं। तो जो कक्षा के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, तो हमारे पास जो कंसेप्ट है कक्षा 11वां प्रश्न, बहुलक किसे कहते हैं। तो दोस्तों बहुलक किसे कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही वर्ग बहुलक वर्ग होता है। तो इसका बहुलक हो गया 7, बहुलक हो गया इसका 7। कैसे हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी बारंबारता 8 है और 8 का जो वर्ग है वो 7 है, तो इसकी बहुलक 7 आएगा, इसका आंसर है 6। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो दोस्तों अगले वाले कंसेप्ट में मैं प्रायिकता को ही लेकर रहा हूँ, तो उस प्रायिकता को पढ़ लेना, याद भी कर लेना। तो प्रायिकता की विशेषता क्या है, प्रायिकता जो होती है वो 0 से 1 के मध्य होगी। प्रायिकता का मान 0 से कम नहीं हो सकता, यानी माइनस की कोई भी प्रायिकता नहीं हो सकती, और 1 से अधिक भी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हमारे पास ये कंसेप्ट हम अगर पढ़ेंगे कि क्यों नहीं हो सकती, वजह क्या है, कौन सी घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है, कौन सी घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है, तो उसका अध्ययन हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो दिया गया एम में जो मान है वो 2/3, तो ये प्रायिकता हो सकती है क्योंकि वो 1 से कम है। -1.5 ये प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि ये संख्या ऋणात्मक है, और ऋणात्मक प्रायिकता किसी भी घटना की नहीं हो सकती। प्रतिशत में हो सकती है, भिन्न में हो सकती है, और भिन्न भी इस प्रकार की जो सरल भिन्न हो, यानी अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो हो सकती है। अगर ऐसी अगर दिया गया है कि 7/5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मान 1 से अधिक चला जाएगा। तो दोस्तों आज हमने ये 12 प्रश्नों का लघुत्रात्मक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनका हल किया है। अगले वाले कंसेप्ट में इसी मॉडल पेपर का लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक और कुछ हद तक उन प्रश्नों का हल करेंगे जो छोटे रूप में लिखे जाते हैं, जिनका आंसर हमें विथ फॉर्मूला करना होता है। और थर्ड वीडियो में जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, 2-3 प्रश्न ऐसे आते हैं जो निबंधात्मक आते हैं, 3 प्रश्न दिए गए हैं सिलेबस के अनुसार, पैटर्न के अनुसार, तो उनका हल हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।